हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में, कितने टाइप के जॉइंट होते हैं। तो यहाँ बेसिकली जो है ऑन द बेसिस ऑफ द कनेक्शन ऑफ टू लिंक्स, यहाँ 3 तरह के जॉइंट दिखाए गए हैं: बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट और क्वाटरनरी जॉइंट। तो बाइनरी जॉइंट में बाइनरी नाम से क्लियर है कि यहाँ पे 2 लिंक होंगे, ठीक है। मतलब अगर किसी जॉइंट पे, जैसे यहाँ एक जॉइंट है, इस जॉइंट पे अगर 2 लिंक जुड़े हैं, मतलब लिंक 1 और लिंक 2, अगर 2 लिंक किसी जॉइंट पे जुड़े हैं तो इस जॉइंट को बोलेंगे हम बाइनरी जॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर 3 लिंक, 1 2 3 लिंक किसी जॉइंट पे जुड़े हैं तो इसको हम बोलेंगे टर्नरी जॉइंट। 1 2 3, यहाँ जॉइंट हम देखेंगे, जॉइंट देखेंगे कितना लिंक है, इस जॉइंट पे कितना लिंक है, 1 2 3 लिंक है तो ये बन गया टर्नरी जॉइंट, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही अगर 4 लिंक है, 1 2 4, 1 2 3 4 लिंक है इस जॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी जॉइंट। ऐसे ही जितने भी नंबर ऑफ लिंक्स रहेंगे उसके हिसाब से हम जॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जितना भी थियरी मशीन में जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें हम बाइनरी जॉइंट ही कंसीडर करते हैं। टर्नरी जॉइंट या क्वाटरनरी जॉइंट लेके क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें केवल बाइनरी जॉइंट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, एनालिसिस हो पाएगा। इससे बाइनरी जॉइंट मतलब 2 लिंक से ज़्यादा अगर कहीं एक पे जॉइंट है, 2 लिंक से ज़्यादा कनेक्शन अगर है तो उसको फिर हमको बाइनरी जॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो जैसे बाइनरी जॉइंट में क्या होता है कि अगर 2 लिंक हैं एक जॉइंट पे, तो यहाँ मोशन कैसे होगा। तो हमने कहा था थ्योरी मशीन में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन मतलब किसी एक पार्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्ट का मोशन होगा, तो उस एक पार्ट को हमको फिक्स करना पड़ेगा, उसको रेफरेंस मानना पड़ेगा। जैसे 1 और 2 लिंक हैं, तो अगर 2 का मोशन को देखना है तो 1 को फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ हमको 1 को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अभी 1 को हमने फिक्स कर दिया। अब 2 का मोशन हम देख सकते हैं कि 2 का मोशन 1 के रिस्पेक्ट में ये ऐसे रिवॉल्व करेगा। अगर इस 1 को हम फिक्स ना करें, दोनों को फ्री कर दें, तो फिर ये जॉइंट भी मूव करने लगेगा, ठीक है। उस टाइम हम स्पेसिफिक किसी पार्ट का मोशन नहीं देख पाएंगे, इसीलिए हमको किसी एक पार्ट को फिक्स करना पड़ेगा, किसी एक पार्ट के रेफरेंस में मोशन देखना पड़ेगा। तो ऐसे मोशन देखें तो ये बाइनरी जॉइंट में मोशन हो रहा है। सिमिलरली अगर टर्नरी में देखें हम, तो अगेन टर्नरी में भी हमको फिक्स करना पड़ेगा किसी एक लिंक को। तो इसको हम फिक्स करेंगे, मान लो 1 को फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। तो 1 के रेस्पेक्ट में 2 का मोशन होगा, 1 के रेस्पेक्ट में 2 का मोशन होगा, तो ये एक बाइनरी जॉइंट बन गया। अगर हम खाली इन दोनों को देखें, 1 के रेस्पेक्ट में केवल 2 का मोशन देखें, तो ये एक बाइनरी जॉइंट बन गया। सिमिलरली 1 के रेस्पेक्ट में 3 का मोशन होगा तो ये एक बाइनरी जॉइंट बन जाएगा। अगर 3 जो है 1 के रेस्पेक्ट में मोशन करेगा तो एक बाइनरी जॉइंट बन जाएगा। अभी यहाँ एक ही हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अभी 1 को फिक्स किया, 1 के रेस्पेक्ट में 2 और 3 अगर मोशन करेंगे तो वो 2 जो है एक बाइनरी जॉइंट बनाएगा, 3 एक बाइनरी जॉइंट बनाएगा। मतलब टोटल बाइनरी जॉइंट कितना हो गया यहाँ पे, 2। तो मतलब एक टर्नरी जॉइंट में हम कह सकते हैं 2 बाइनरी जॉइंट है, ठीक है। अभी हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि 3 का मोशन 2 के रेस्पेक्ट में हम नहीं दे सकते, क्योंकि 2 फिक्स नहीं है। कि जिस भी लिंक का हमको मोशन देखना है उसको हमको रेफरेंस लिंक के रेस्पेक्ट में ही देखना पड़ेगा जिसको हमने फिक्स किया है, ठीक है। तो कभी कभी ये डाउट होता है कि 2 का 1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, 3 का 1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, फिर 3 का 2 के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं मोशन देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों फ्री है, ये दोनों फिक्स नहीं है। इसलिए यहाँ दो बाइनरी जॉइंट बनेगा। तो हम कहेंगे कि एक टर्नरी में कितना बाइनरी बनेगा, 2 बाइनरी बनेगा। सिमिलरली एक क्वाटरनरी में अगर वैसे ही हम देखें किसी एक को फिक्स करें, तो यहाँ एक क्वाटरनी में 3 बाइनरी जॉइंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज जनरलाइज एक चीज कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ लिंक हैं उससे एक कम बाइनरी जॉइंट बन रहा है। जैसे यहाँ 2 लिंक हैं, 1 और 2 लिंक हैं, तो बाइनरी जॉइंट कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। यहाँ 3 लिंक है तो बाइनरी जॉइंट कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। यहाँ 4 लिंक है तो बाइनरी जॉइंट कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। अगर 5 लिंक रहेंगे तो बाइनरी जॉइंट कितना बनेगा, 1 कम, मतलब 4 बाइनरी जॉइंट बनेगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर n लिंक है तो n-1 बाइनरी जॉइंट बनेगा। ये एक जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर दिया रहे तो हमको खाली केवल काउंट करना है कि नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, उससे एक कम कर देंगे तो हमको बाइनरी जॉइंट, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये डायग्राम स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट कितने हैं। तो यहाँ देखो ये एक सरफेस है, नीचे एक सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक के बीच में 2 जो है ये 2 लिंक कनेक्टेड है यहाँ इस ब्लॉक के बीच में। तो नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट देखना है, हमको देखना है 2 लिंक का कनेक्शन केवल देखना है। नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट अगर देखना है तो हमको ये सोचना है कि 2 लिंक का कनेक्शन ही देखना है। तो हमको इसको अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। या इकट्ठे कर देखें हम, तो ये हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और ये सरफेस है। इन दोनों के बीच में एक बाइनरी जॉइंट होगा। ये ब्लॉक और ये सरफेस अगर देखें तो इन दोनों बीच में एक बाइनरी जॉइंट होगा।
अब इस ब्लॉक को और ये दोनों रॉड को देखो, तो एक दो और ये दोनों रॉड दो लिंक हो गए और ये ब्लॉक तीसरा लिंक हो गया, तो 3 लिंक है तो बाइनरी जॉइंट कितना आएगा, 3 से 1 कम 2 बाइनरी आएगा। ठीक है, तो 2 बाइनरी यहाँ पे आ गया इस जॉइंट पे, और 1 बाइनरी ये नीचे जो ब्लॉक और नीचे वाला सरफेस इसके बीच में, तो टोटल बाइनरी जॉइंट कितने हो गए, तो ये 3 बाइनरी जॉइंट हो जाएंगे, 2 बाइनरी यहाँ पे 1 बाइनरी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस में हम नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक चेन क्या होता है देखते हैं। इफ ऑल द लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक in order to have a closed chain and in all the relative motions in the closed chain are constant, then such a closed chain is known as kinematic chain। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि देखो चेन कब बनेगा, चेन तभी बनेगा जब फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, कहीं भी चेन या साइकिल कब बनता है, जब फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम होते हैं। हमने थर्मल इंजीनियरिंग में भी हमने बहुत सारे साइकिल्स पढ़े हैं, तो वहाँ भी फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जब सेम हो जाते हैं तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होता है। वही चीज़ यहाँ भी है, काइनेमेटिक चेन तब बनेगा जब फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तब जाके क्लोज चेन बनेगा। ठीक है, तो उसको हम क्लोज चेन बोलेंगे, लेकिन काइनेमेटिक चेन तब बोलेंगे जब उस क्लोज चेन में मोशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये चीज़ मैंने शुरू में बताया था कि पूरे थ्री मशीन में केवल हमको कांस्टेंट मोशन की ही बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोज चेन तो बोलेंगे, लेकिन जब उसको काइनेमेटिक चेन तब बोलेंगे जब जो लिंक्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट मोशन है। ठीक है, तो उसको हम काइनेमेटिक चेन बोलेंगे। ये आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमको काइनेमेटिक चेन मिल गया है, कांस्टेंट मोशन हो रहा है और काइनेमेटिक चेन हमको मिल गया है, अब इस काइनेमेटिक चेन में अगर एक लिंक को हम फिक्स कर दें, काइनेमेटिक चेन में एक लिंक को हम फिक्स कर दें, तो हमको जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे 4 लिंक हैं, एग्जाम्पल है 4 लिंक है, यहाँ मान लो 4 या 5 लिंक है। एक ये पहला लिंक है, ठीक है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और लास्ट वाला फिर पहले से मिल जाए तब ना क्लोज चेन बनेगा। ये 2 3 4 और 5 लास्ट, ये 5वां लास्ट लिंक है। देखो फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक जो है यहाँ कनेक्ट हो गए हैं, मिल गए हैं, तो ये क्लोज चेन बन गया। अब अगर इन सारे लिंक्स का मोशन जो है कांस्टेंट होगा तो इसको काइनेमेटिक चेन बोलेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर काइनेमेटिक चेन का एक लिंक हम फिक्स कर दें, मान लो कोई एक लिंक हमने फिक्स कर दिया, तब जो हमको मिलेगा उसको हम बोलेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या है, विच कैन गिव डिजायर्ड आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन इनपुट। अगर एक लिंक हमने फिक्स कर दिया और यहाँ हम कोई इनपुट दें, तो यहाँ किसी भी लिंक पे, तीसरे पे चाहे चौथे पे हमको आउटपुट मिल सकता है। अगर एक लिंक हमने फिक्स कर दिया है तब, तो इस तरह जो आउटपुट हमको मिल रहा है कुछ इनपुट देने पे, इस सिस्टम को हम बोलेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, और ये जो आउटपुट हमको मिल रहा है, अगर इस आउटपुट को हम अपने हिसाब से यूटिलाइज कर ले रहे हैं, ठीक है, अपने यूज में ले आ रहे हैं, या यही हमारा डिजायर्ड आउटपुट बना ले रहे हैं, तब इसको हम बोलेंगे मशीन। ठीक है, मतलब कि डिजायर्ड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ जो भी आउटपुट हमको मिल रहा है वो आउटपुट हमारे काम का है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तब जाके इस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे मशीन। तो ये इतना स्टेप है मशीन तक आने का, काइनेमेटिक चेन से मशीन तक के आने का। ओके, अब यहाँ काइनेमेटिक चेन की कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन होती हैं काइनेमेटिक चेन की, तो एक फॉर्मूला है J + H/2 = 3L/2 - 2। ठीक है, इसमें क्या है, J क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट। देखो मैंने कहा हमेशा हमको बाइनरी जॉइंट ही मिलेगा, हर फॉर्मूले में बाइनरी जॉइंट ही मिलेगा, कहीं पर टर्नरी या क्वाटरनरी जॉइंट नहीं आएगा, तो हमको बाइनरी जॉइंट ही लेके चलना है। तो यहाँ J क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, H क्या है, नंबर ऑफ हायर पेयर, L क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है, तो अब अगर इस फॉर्मूले में J + H/2 ये इक्वल टू है, इक्वल टू 3L/2, अगर इक्वल टू का साइन है तो इसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन अगर इक्वल है तो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। लेकिन अगर ये J + H/2 की वैल्यू जो है 3L/2 - 2 से बड़ी है, मतलब J + H/2 की जो वैल्यू आ रही है निकालने पे ये इससे बड़ी आ रही है, तब जो बनेगा उसको हम बोलेंगे फ्रेम एज स्ट्रक्चर। तब हमको काइनेमेटिक चेन नहीं मिलेगा, काइनेमेटिक चेन के लिए बराबर ही होना चाहिए तभी मिलेगा। तो अगर J + H/2 की वैल्यू 3L/2 - 2 से ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे फ्रेम एज स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक बात, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 0.5 तक का है, मतलब मान लो ये 3 है और ये 2.5 है, तो डिफरेंस कितने का है, 0.5 का, तब इसको फ्रेम एज स्ट्रक्चर बोलेंगे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा है, मतलब मान लो ये 3 है और ये 2 है, उस टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, उस टाइम 1 का हो जाएगा, तब जो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो ये दो कंडीशन है इसमें, अगर ये बड़ा हो रहा है 0.5 से बड़ा हो रहा है तो फ्रेम है स्ट्रक्चर, अगर 0.5 से ज़्यादा डिफरेंस है तो सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है, 3 लिंक है, 1 2 3, एक ट्रायंगल से बना हुआ 3 लिंक है, और यहाँ तीनों जगह ये टर्निंग पेयर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, L=3, जे की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ ज्वाइंट 1 2 3 है, एच की वैल्यू यहाँ हायर पर कोई है नहीं, तो एच की वैल्यू 0 है। अब ये वैल्यू को पुट करें, इसको इस फॉर्मूले में पुट करें, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो j + h/2 की वैल्यू 3 आ रही है और उसकी वैल्यू 2.5 आ रही है, मतलब ये वैल्यू बड़ी आ रही है, और डिफरेंस कितने का है 0.5 का, तो मतलब ये फ्री मैच स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी ट्रायंगल में अगर ये हम यहाँ पे एक रॉड, अंदर एक और रॉड लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 ज्वाइंट और बन गया। अब अगर इस कंडीशन में वो फार्मूला अप्लाई करें तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो अगेन वैल्यू ज़्यादा आएगी, j + h/2 की वैल्यू जो है, j + h/2 की वैल्यू 3l/2 - 2 से ज़्यादा आएगी। लेकिन यहाँ अब डिफरेंस कितने का है, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 4 है, डिफरेंस कितने का है डिफरेंस यहाँ 1 का है। तो जब 1 का डिफरेंस रहेगा तो इसको हम बोलेंगे सुपर स्ट्रक्चर या इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला कंडीशन है अगर j + h/2 की वैल्यू << 3l/2 - 2 है, ठीक है। अगर मतलब j + h/2 की वैल्यू कम आती है, ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे अनकंस्ट्रेंट चेन। अनकंस्ट्रेंट चेन मतलब जहाँ पे आउटपुट 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, तो यहाँ इस डायग्राम में देखो कितने नंबर ऑफ लिंक हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ L की वैल्यू 5 है, J कितना है, J की वैल्यू 1 2 3 4 5 टर्निंग पेयर है, J वैल्यू 5 है, H की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब अगर इसको हम इक्वेशन में पुट करें तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे, तो यहाँ पे j + h/2 की वैल्यू 5 आ रही है और इसकी वैल्यू आ रही है 5.5, मतलब ये वैल्यू जो है इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अनकंस्ट्रेंट चेन होगा, ठीक है। और पहला जो कंडीशन में देखा है, फर्स्ट कंडीशन j + h/2 = 3l/2 - 2, ये जो कंडीशन में देखा है, इसके लिए भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे देखो ये 4 लिंक है, ये रेक्टेंगुलर शेप का ये मैकेनिज्म है, 1 2 3 4। अभी इसमें अगर वैल्यू निकालें हम, तो यहाँ देखो लिंक L की वैल्यू कितनी है, 4 है, J की वैल्यू कितनी है, ज्वाइंट वो भी 4 है, H 0 है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ पे देखो j + h/2 की वैल्यू 4 आएगी और 3l/2 - 2 की वैल्यू भी 4 आएगी, तो यहाँ देखो वैल्यू बराबर हो गई। इस केस में बोलेंगे कि ये काइनेमेटिक चेन है, ठीक है। तो इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे यहाँ कुछ डायग्राम और कॉम्प्लेक्स डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ लिंक्स पहले हम काउंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक कितने हैं इसमें, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिंक है इसमें। L की वैल्यू हो गई 10। और नंबर ऑफ ज्वाइंट देखते हैं, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट देखने के लिए मैंने कहा है कि अगर एक ज्वाइंट पे n लिंक हैं तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट हमको निकालना है। J क्या है, बाइनरी ज्वाइंट है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट जो है नंबर ऑफ लिंक से 1 कम आएगा। तो हमको देखना है कितने नंबर ऑफ लिंक जुड़े हैं एक ज्वाइंट पे। तो अगर इस ज्वाइंट को हम देखें तो यहाँ कितने लिंक हैं, 1 2 3, मतलब यहाँ बाइनरी ज्वाइंट कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ लिख लो 2, ठीक है। इसको डायग्राम में लिखने ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये ऐड करने में आसानी रहेगा, आपको भूलेगा नहीं। तो यहाँ मैंने लिख लिया, यहाँ चूंकि 3 लिंक हैं तो 1 कम होगा बाइनरी ज्वाइंट, तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट 2 मैंने लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 लिंक है इस ज्वाइंट पे, तो यहाँ भी बाइनरी ज्वाइंट कितना होगा, 2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 लिंक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ इस ज्वाइंट पे देखो 2 ही लिंक है, 1 और 2, तो यहाँ नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट 1 ही होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे 1 2 3 लिंक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितना होगा, 2 होगा। यहाँ भी 1 2 3 लिंक है, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट 2 होगा। यहाँ भी 1 2 3 लिंक है, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट 2 होगा। कितना बाइनरी ज्वाइंट टोटल कितना होगा, जोड़ लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, टोटल बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं, 13 हैं। जे की वैल्यू 13 है। अब ये पूरा वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन था इसमें पुट करेंगे, हम देखेंगे दोनों साइड की वैल्यू बराबर आ रही है, ठीक है। तो मतलब कि ये काइनेमेटिक चेन है, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अब यहाँ इस ज्वाइंट को देखो, यहाँ इस ज्वाइंट पे 1 2 3 4 5 लिंक हैं, फिर यहाँ बाइनरी ज्वाइंट कितना आएगा, 5 से 1 कम आएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसमें देखो, इस डायग्राम में ये जो बनाया है इसको हैश कर दिया है। हैश करने का मतलब ये पूरा एक प्लेट है,
ये पूरा एक प्लेट है, मतलब कि इसमें 1 2 3 4 ये चारों साइड अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक प्लेट है, ठीक है, एक ही प्लेट है, तो इसको एक ही लिंक हम मानेंगे, इसको एक ही लिंक मानेंगे। और इस पर जो अलग अलग ज्वाइंट है वो ज्वाइंट भी एक ही है, ऐसा नहीं है यहाँ पे 1 और 2 लिंक मान लेंगे, 2 लिंक है, ये एक ही लिंक है, ठीक है। तो इसमें काउंटिंग करते वक्त ध्यान देंगे, ऐसा अगर कहीं भी डायग्राम आ रहा है जिसमें हैज का बना हुआ है, ऐसे करके हैज किया हुआ है, मतलब वो एक प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ लिंक कितने हो जाएंगे, 1, और इस पूरे को 1 मानेंगे, 2 3 4 5 6 7, एल की वैल्यू 7 हो गई। अब ज्वाइंट देखते हैं, अब ज्वाइंट देखते समय भी ध्यान देना है कि ये पूरा एक ही लिंक है, ऐसा नहीं है कि इसको अलग मानो इसको अलग मानो, 1 2 3 गिन लो, नहीं, ये पूरा एक ही प्लेट है, तो मतलब एक लिंक है और ये नीचे दूसरा लिंक है, तो बाइनरी जॉइंट कितना होगा, एक ही होगा। सिमिलरली इस कॉर्नर पर भी बाइनरी जॉइंट कितना होगा, एक ही होगा। अब यहाँ पे 3 लिंक है अलग अलग, 1 2 3, तो यहाँ बाइनरी जॉइंट 2 आएगा। जो ज्वाइंट है उस पर सारे लिंक अलग अलग होने चाहिए, इसका ध्यान हमको देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट यहाँ कितना होगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी अगेन एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, बाइनरी जॉइंट 1, यहाँ भी एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, बाइनरी जॉइंट 1। अब यहाँ 3 लिंक है तो बाइनरी जॉइंट 2, कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8, जे की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। कुछ गलती हो रही है, फिर से गिनते हैं, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9, ओके 9 आ जाएगी। अब इसको जब वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन में, तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ जे प्लस एच बाई 2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ जा रही है, यहाँ पे 8.5 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, मतलब ये क्या है, और डिफरेंस कितने का है, 0.5 का, तो क्या बनेगा, फ्री में स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम या इसको मोबिलिटी भी कहते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका डिफिनीशन पहले देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज मोबिलिटी, ठीक है। ये तो मान लो डिफिनीशन वाइज हो गया, ठीक है। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये डिफाइन करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, कितने तरीके का उसका फ्री मोशन हो सकता है। जैसे ही हम एक 3D ऑब्जेक्ट लें, अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लें, इसकी बात करें, वैसे तो हमको सारा 2D में ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ अगर हम 3D ऑब्जेक्ट लें, मान लो ये एक ब्लॉक है जो कि 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई और जेड 3 डायमेंशन में है। तो ये ब्लॉक जो है ये एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में दिया है, तीनों डायमेंशन में फ्री मूव कर सकता है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, आराम से तीनों डायरेक्शन में लीनियर मोशन कर सकता है। और क्या मोशन कर सकता है, और फ्रीली ये रोटेट भी कर सकता है, एक्स के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, वाई के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, और जेड के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो इसका फ्री मोशन कितना दिखाई दे रहा है हमको, 3 लीनियर मोशन और 3 रोटरी मोशन, तो टोटल फ्री मोशन कितना है, 6 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब कि अगर एक 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 तरीके से फ्रीली मूव कर सकता है वो। अभी हम क्या करें, मान लो इसका ये जो एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट है इसको रोक दें, यहाँ कुछ वॉल लगा दें या कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दें जिससे एक्स डायरेक्शन में मूव ना कर पाए ये, ठीक है, ना ही मूव कर पाए ना ही रोटेट कर पाए। तो 2 मोशन फिर खत्म हो गया। अब टोटल 6 था, कितना मोशन खत्म हो गया, 2, तो बचा कितना, 4। मतलब अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 4। तो हमको करना क्या है, जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें से नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स को घटा देंगे तो हमको एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला है, एफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 6 माइनस रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट्स क्या है, नंबर ऑफ दोज मोशन विच आर नॉट पॉसिबल, जिसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। ये तो 3D की बात हो गई, हमको एक्चुअली 2D में पढ़ना है। हमारा जो हम पूरा कॉन्सेप्ट है थियरी मशीन का वो 2D में ही है, ठीक है। अभी तक जो भी डायग्राम हमने पढ़ा, इधर भी जो क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, ध्यान से देखो, ये सब 2 डायमेंशनल ही थे, यहाँ कोई 3D में नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए हमको 2D के लिए पढ़ना है, तो 3D की बात हम नहीं करेंगे। तो 2D के लिए क्या होगा, 2D के लिए कुर्ज़बैक ने इक्वेशन दिया है। कुर्ज़बैक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 2D के लिए 2D मैकेनिज्म के लिए, 2 डायमेंशनल मैकेनिज्म के लिए, देखो 2 डायमेंशनल मतलब एक्स और वाई हुआ केवल, 2 डायमेंशनल मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 × L-1 - 2J - H, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 3L-1 - 2J - H, जहाँ पे
जहाँ पे एल क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स हैं, ये पहले बात हो चुकी है। जे क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स हैं, और एच क्या है, नंबर ऑफ हायर पेयर है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके बड़े आराम से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 2D मैकेनिज्म बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको कुर्ज़बैक क्राइटेरिया या कुर्ज़बैक क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।